पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। महोदय, हमारे महान नेताओं ने हमारा मार्गदर्शन किया। उनके त्याग और बलिदान के कारण, उनके लंबे वर्षों के काम के कारण भारत की जनता की शक्ति बढ़ी है। आज जब हम और आप यहाँ संग हैं तो हमें कुछ पीछे भी देखना है और कुछ आगे भी देखना है। हमारा देश एक शानदार देश है, लेकिन इसको अभी बहुत दूर जाना है, और अगर हम अपने नेताओं के दिखाए हुए रास्तों पर, अपने नियमों पर डटे रहेंगे, तभी हम इस रास्ते को मजबूती से और तेजी से पूरा कर सकते हैं। हमें इस बात से शर्म और दुख है कि बुद्ध, अकबर और गांधी की शानदार परंपराओं के देश में अभी भी हिंसा और दंगे हों। इतने बड़े देश में यह स्वाभाविक है कि अलग अलग गुटों में मतभेद हो, लेकिन ये सब बातें बैठकर बातचीत से ठीक हो सकती हैं। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसमें सहायता दे, हिंसा को फैलने ना दे, दंगे ना होने दे। आखिर इसका क्या कारण है कि थोड़े से लोग गड़बड़ फैला सके, जबकि अधिकतर जनता शांतिप्रिय है। इसी तरह हमारे अल्पसंख्यक, हमारे हरिजन और दूसरे वर्गों के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, जाने गई हैं, देश के साधन नष्ट हुए हैं, और इन सबके साथ देश की शक्ति भी कम हुई है। ये बुरी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी बातें भी होती हैं, जैसे आपस में संदेह फैलाना, जो अंदर ही अंदर समाज में घुन जैसा काटने लगता है, नष्ट करता है अंदर से। इन सब से देश कमज़ोर होता है। आज हम सबको निर्णय करना है कि ऐसी बातों को हम मानेंगे नहीं। इसमें सरकार का कर्तव्य जरूर है, लेकिन उतना ही कर्तव्य राजनीतिक दलों का है, सामाजिक संस्थाओं का है, और हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनका है। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ, और उसमें निर्णय लिए गए जिन पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और हमें आशा है कि इस संगठन के द्वारा हम शांति की एक नई भावना सारे देश में फैला सकेंगे। शांति देश के विकास की नींव है। हमने पिछले वर्षों में देश की इस नींव को पक्का किया है। हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। सदियों का पिछड़ा हुआ गरीब देश धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ रहा है, धीरे धीरे अपने पर भरोसा करना सीख रहा है। इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन साथ ही देश के कुछ हिस्सों में अभी भी सूखा पड़ रहा है, और कुछ हिस्सों में भयानक बाढ़ आई है। जिन्होंने इसके कारण कष्ट उठाया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी किस तरह से सहायता हो। जो अच्छी फसलें हुई हैं वह कोई जादू के कारण नहीं हुई, और न ही केवल इस कारण कि वर्षा अच्छी हुई थी। महोदय, अच्छी फसल इसलिए हुई कि एक कार्यक्रम बना घनी खेती का, और दूसरे साधन हमारे किसान भाइयों को मिले। उन्होंने उन साधनों का, अच्छे बीजों का और दूसरे सभी साधनों का अच्छा उपयोग किया, जिससे हमारी पैदावार बढ़ी। ये एक प्रकार की क्रांति है। इस क्रांति से हमारी नींव और मजबूत बनेगी, और उस नींव पर हम आगे बढ़ सकेंगे, अपने उद्योग और दूसरे काम भी और तेज़ी से बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य समस्याएं बढ़ी। मुझे मालूम है कि इन साधनों का उपयोग केवल वे किसान कर सके हैं जिनके पास सिंचाई का प्रबंध पहले से था, और हमें खुशी है कि उनकी आमदनी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, जिससे हमें बाहर से अनाज कम मंगाना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ वे किसान जिनकी संख्या देश में अधिक है, जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, इन साधनों का उपयोग नहीं कर सके, इसका लाभ उनको नहीं पहुंच सका। इसलिए इन दोनों सिंचाई वाले और सूखी खेती वाले किसानों के बीच का जो अंतर बढ़ा है, इसको हमें देखना है, और इस संबंध में हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो सूखी खेती वाले हैं उनके पास शीघ्र से शीघ्र सिंचाई और दूसरे साधन पहुंच सके, जिससे वे भी उत्पादन बढ़ा सकें। देश को मजबूत बनाने में, देश को अनाज देने के काम में वे भी भाग ले सकें, और अपने जीवन को वह इस तरह से सुधार सकें। खेती के उत्पादन पर हमारे उद्योग काफ़ी निर्भर हैं। खेती का उत्पादन अच्छा होने का थोड़ा प्रभाव हमारे उद्योगों पर भी आया है, और हमें आशा है कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष मैंने आपसे कहा था, अंधेरी रात के बाद प्रभाव अवश्य आता है, और ऐसा ही हुआ। अंधेरे में से अब हम निकल रहे हैं। हमारी सब समस्याएं ठीक नहीं हुई, लेकिन हमें उजाला दिख रहा है, और अगर हम उसकी तरफ मजबूती से बढ़ते रहे तो एक नया जीवन अपनी जनता के लिए जल्द बना सकेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे नई मांगें भी खड़ी होती हैं। आजकल बहुत से गुट और संगठन हैं जिन्होंने अपनी मांगें प्रकट की हैं, और उनमें से बहुत सी मांगें ठीक भी हैं, उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी सोचना है, चाहे मजदूर हों, अध्यापक हों, या दफ्तर में काम करने वाले हों, कि उनके साथ कुछ संगठन हैं, वे अपनी आवाज़ ज़ोरों से हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारी लाखों करोड़ों की जनता ऐसी भी है जो इनसे भी ज़्यादा गरीब है, जो ना पढ़ी लिखी है और ना
उसने कोई विशेष काम सीखा है? उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? जब हम कोई भी आवाज़ सुने तो हमको इस दूसरे लोगों की तरफ भी ध्यान देना है, चाहे संगठित रूप से ना पहुंच सके, फिर भी उनकी मांगों की तरफ भी हमारा ध्यान उठन उतना ही जाए। महोदय, एकता बनाए रखना हमारा दायित्व है और यह सड़कों और गली मोहल्लों में मारपीट से नहीं बनी रह सकती। यह केवल सरकार, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण का भी दायित्व है कि आपसी मतभेद व विवाद सड़कों पर न तय किए जाएं, बल्कि उन संस्थाओं में ही ले जाएं जो इस काम के लिए बनाई गई हैं। वहाँ इन पर विचार और बहस हो। हमें यह निर्णय करना है कि हमारा विश्वास संसद और संसदीय प्रणाली में है अथवा हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े में। ठीक 1 वर्ष पहले चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए थे और सारा संसार भारत के अस्थायित्व के बारे में अटकलें लगाने लगा था। यदि आज देश में स्थायित्व है तो इसका श्रेय भिन्न भिन्न विचार वाले विपक्षी दलों के विचित्र गठजोड़ को नहीं, बल्कि इसको है कि केंद्र सशक्त और स्थिर है तथा उनमें राज्यों की अस्थिरता को संभालने की क्षमता है। मुझे आशा थी कि सत्तारूढ़ होने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने पर विपक्षी पार्टियां और अधिक जिम्मेदार बनेगी, पर हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने राज्यों में उन विभिन्न सरकारों के गठन का स्वागत किया था और यह सच्ची आशा की थी कि हमारे लोकतंत्र ने छोटी छोटी पार्टियों को भी सत्तारूढ़ होने का जो अवसर दिया है उसका बेहतर उपयोग होगा। कुछ पार्टियां अपनी सब असफलताओं का दोष केंद्र के मत्थे मढ़ती हैं, पर इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगी कि देश का कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब हमें उस समय की भी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए जो व्यर्थ गया और 2 वर्ष के सूखे और 2 युद्धों के कारण हमारे देश के विकास की गति में जो बाधा आई थी उसे समाप्त करना चाहिए। इस वर्ष प्रकृति हमारे ऊपर दयावान रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इस वर्ष जो अच्छी खेती हुई है उसके लिए असंख्य किसानों, वैज्ञानिकों और अफसरों ने मिलकर कितना बड़ा प्रयास किया है। हम यह चाहते हैं कि इस अच्छी फसल के बाद अनेक ऐसी ही फसलें हों। विज्ञान में एक कहावत है कि चमत्कार तब होते हैं जब वैज्ञानिक इसके लिए कठोर परिश्रम करते हैं। यदि सदन मुझे अनुमति दे तो मैं वह किस्सा सुनाना चाहूँगी जो मैंने कुछ वर्ष पहले अमेरिका के एक गांव में सुना था। यह किस्सा एक निग्रो के बारे में है जो अत्यधिक गरीब था और गांव के दान पर पलता था। गांव में जमीन का एक बहुत छोटा टुकड़ा था जिसे बेकार समझा जाता था। एक दिन गांव के लोगों ने कहा, हम यह ज़मीन उसे क्यों ना दे दें। अगर वह इस ज़मीन में कुछ पैदा भी ना कर सकेगा तो भी कुछ काम तो उसके पास होगा। इस गरीब आदमी ने दिन रात परिश्रम किया और इस ज़मीन से खरपतवार, पत्थर, कूड़ा निकाल फेंका। महोदय, प्रत्येक देश, यहाँ तक कि संसार के अत्यधिक धनी देश के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं है। वस्तुतः जैसा कि मैंने अनेक बार कहा है, मेरा विश्वास है कि समस्याएं ही एक प्रकार से देश की शक्ति और स्थिरता की कसौटी हैं। हमारी गंभीरतम समस्याओं में अनाज की समस्या भी है। बिहार में हमारे देश के अद्भुत लोगों के साहस और क्षमता की परीक्षा हुई और वे खरे निकले। भयंकर कठिनाइयों के रहते हर प्रकार के कार्यक्रम वहाँ जारी रहे। मैं यह बल देकर कहना चाहती हूँ कि हम उत्पादन के मोर्चे पर अथवा अनाज की वसूली के मोर्चे पर कहीं भी अपने प्रयास में कमी नहीं करने जा रहे हैं। हम 2 लाख पंप लगाने जा रहे हैं और 32,000 नलकूप खोदने जा रहे हैं और यह केवल 2 काम हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। अगले वर्ष हम 17 लाख टन उर्वरक किसानों को देंगे, जबकि इस वर्ष 13 लाख टन उर्वरक ही दिए गए हैं। हमारा प्रयास यह है कि जिस प्रकार खेती की उपज बढ़ी है उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़े। शीघ्र ही आपके समक्ष बजट प्रस्तुत होगा। आज सुबह मेरे सहयोगी उप प्रधानमंत्री ने हमारे समक्ष देश का विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है जिस पर विचार करने का हमें अवसर मिलेगा। अतः मुझे यहाँ इस पर विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समस्या जिससे हम सभी लोग सही रूप से चिंतित हैं और जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित है वह है बेरोजगारी, विशेष रूप से हमारे युवा लोगों और युवा इंजीनियरों को बेरोजगारी की समस्या। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस समस्या को विस्तार से और स्पष्टता से प्रकट किया गया है। इसमें इस समस्या के हल को भी सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी से और इस स्तर पर प्रगति को इसका हल बताया गया जिससे देश की बढ़ती हुई आबादी और देश के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अर्थव्यवस्था के गतिशील होने पर स्थिति में सुधार होगा, लेकिन
हमें अपनी नज़र लंबी अवधि के हल पर रखनी चाहिए और सुदूर भविष्य का चित्र अपने सामने रखना चाहिए। अंततः देश में पर्याप्त संख्या में इंजीनियरों और तकनीशियनों का होना बेहतर है। पूंजी और मशीनें आदि उपलब्ध की जा सकती हैं, लेकिन अपने उद्योग चलाने के लिए इंजीनियरों और कारीगरों आदि प्रशिक्षित व्यक्तियों का मिलना बहुत कठिन है। माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र का उल्लेख किया। हम उनकी तरह चिंतित हैं और इस बात के लिए उत्सुक हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम कार्यकुशलता और यथाशीघ्र अधिकतम सफलता के लिए हर संभव कदम उठाएं। लेकिन आपको भी एक बात समझनी चाहिए। यह प्रश्न बड़ा सरल है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ क्यों नहीं हो रहा है। इसका उत्तर सीधा साधा है। इसका उत्तर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक आधार के निर्माण में लगा हुआ है।